Analyze the role played by Dr. Ambedkar in making of the constitution. अच्छा, analyze the role of Dr. Ambedkar in Making of making of the the constitution. constitution. तो his role was the chairperson of the drafting committee. तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का आपने रोल लिखा है वही रोल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का. सो यू डोंट नीड टू, एंड में आप जरूर लिख देंगे कि वर्तमान समय के अंदर वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आज भारत को यहाँ पे लाके रखा, इसके क्वेश्चन मार्क उठाते हुए लिखना कि उस व्यक्ति के योगदान के ऊपर आज सवाल उठाए जाते हैं, परंतु बाहर वालों का नाम लेना या यहाँ वालों का लेना कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को हर समय पर प्रूव किया है. ठीक है, आपने क्या लिखा? So Dr. Ambedkar was a distinguished legal scholar and the chairman of the drafting committee of Indian Constitution. इसमें फिर से बोलो तो. So Dr. Ambedkar was a distinguished legal scholar and the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, of the drafting committee of the legislature. He was also a politician. Despite his being politically biased, उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं करा, उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि उनका जो वो था पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी निकलती गांधी अंबेडकर पैक्ट से कि जो निचले वर्गों के दबे हुए दलित लोग हैं उनके राइट्स के लिए ये लड़ाई कर, इनके राइट्स को उन्होंने स्पेशली सिंबलाइज तो नहीं करा, है ना. उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी ना, इक्वल प्रोटेक्शन दे दिया और साथ में क्या दिया, इक्वालिटी भी दे दी. सो बोथ आर देयर. लेकिन सर क्रिटिसिज्म भी तो है ऐसे कि मैक्सिमम जो हिस्सा था जो अम्बेडकर चाहते थे जो ड्राफ्ट में आया था वो तो बाद में लिया ही नहीं गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं जो चाहते थे. देखिए, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में आपका वो चैलेंज हुआ, ऐसा तो नहीं है. ये बात सिर्फ अंबेडकर के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है. बेसिकली हम लोगों को उस समय ऐसा लग रहा था कि वी मस्ट, आप उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो 47 के अंदर हम पर अटैक हो जाता है. कश्मीर का पार्ट जो जिसे POK हम कहते हैं वो उसी समय से गया हुआ है. तो वो आज़ाद हिंदुस्तान में तो नहीं गया, वो फिर आज़ाद हिंदुस्तान वाला तो चाइना ने कब्जे में करा, जो अक्साई चीन वाला पार्ट है. क्या हुआ? तो आज़ाद हिंदुस्तान इन द सेंस कि वो डोमिनियन था, सॉवरेन नहीं है. मतलब ये वाला 1950 के बाद तो चाइना ने लिया, पाकिस्तान तो पहले ही जा चुका है. तो उस समय पर हमें अधिकार जरूर प्राप्त है, हम डोमिनियन थे, तो बचाने की जवाबदारी तो ब्रिटिश सेना की भी थी. ब्रिटिशर्स को उसमें उतरना था, ब्रिटिशर्स उसमें उतरे, उतर के कहाँ पहुंचा दिया. ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उस समय की कंडीशन को समझना, वर्तमान में नहीं बैठना. वर्तमान में ये ब्रह्मोस है, उस समय हमारे पास कोई सी ओस कोस बोस नहीं थी क्या फोड़ देंगे. अब मुद्दा ये है कि जब हम उस कंडीशन में थे, आप खुद सोच के देखें, एक अटैक हो गया हमारे ऊपर, हमारे यहाँ पार्टीशन की आग लगी हुई है, उसको भड़काया भी जा रहा है. भड़काने वाले लोग कौन थे, कौन चाह रहे थे? न तो ब्रिटिश को मालूम था इतना खतरनाक मामला होगा, न कांग्रेस को मालूम था, न मुस्लिम लीग को मालूम था. इधर से ट्रेन कट के जा रही, उधर से ट्रेन कट के आ रही. सो उसके घाव तो दोनों तरफ मौजूद है शरणार्थियों. ये एक मुद्दा था. भूखमरी चल रही थी, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी. अब ऐसे समय पर अगर आप प्रोलॉन्ग करते हो एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को, कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को, तो हो सकता है वो इंडिया न बन पाता जिसे आप देख रहे हो. गांधी जी जैसा पॉलिटिकल फिगर जो सारी पार्टियों को एक साथ ला सकता था, बात कर सकता था, वो नहीं रहा. He was politically neutral person. ये कहें अगर हम तो उनके अंदर वो एम्बिशन नहीं थी मुझे ये वाला नेता बनना है.
अब 48 हो गया है तो कितना प्रेशर होगा आपको सोच के देंगे। चाहते तो ये लोग पूर्ण स्वराज उसी समय लागू कर देते, राजाओं के सारे अधिकार वगैरह हटा देते। उन्होंने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी को लेके 6 साल बाद खत्म क्यों करा? 1956 में 7वां अमेंडमेंट क्यों आया? उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 को इस तरह से बना दिया कि इन पार्ट के अंदर आप रिजिड हो, आपको स्टेट की मर्जी चाहिए, उस पार्ट के ऊपर आप स्टैंड करके देखो कि अम्बेडकर की स्टैंड क्या थे। जो पार्ट हमें स्टेट की मर्जी से अमेंड करना है उन जगहों के ऊपर अम्बेडकर क्या कहते हैं, रिजिड हो गया। फिर उन पार्ट के ऊपर जिस पार्ट में ओके चल जाएगा, तो व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन? क्यों फ्लेक्सिबल करके छोड़ दिया कि आने वाले समय के अंदर हम कर लेंगे, लेकिन एट दैट टाइम लेट अस इमेजिन हम नहीं करते। जो मुद्दा लेट अस से कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के साथ 1956 में क्रिएट किया होता, लेट अस इमेजिन, मैं खुद क्वेश्चन कर रहा हूं अपने आप से इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो क्या होता? आंध्र प्रदेश के अंदर विरोध चल रहा है तो समय सेपरेट, हाँ ना, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस है। अगर वो फैल जाता और बवाल और तगड़े हो जाते तो क्या होता? वो स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में थोड़े से सॉफ्ट हुए, खत्म ही कर लिए थे, वो तो पहले कर लिया था, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद वाले स्टेट्स, अगर वो स्टेट्स वापस से कुछ गड़बड़ कर रहे होते तो क्या होता? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अंग्रेज अगर चाहते बोले तुमसे नहीं संभल रही, हमारे वापस। इसलिए इसमें जो पहला ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 में पेश किया गया। गांधी जी की हत्या हो गई तो ड्राफ्ट बनाकर तुरंत उन्होंने उसको पेश किया। आप उस समय का प्रेशर समझो, टाइमलाइन समझो, ये है मतलब। तो जो आपने जो सवाल पूछा कि उस समय की क्या सारी डिमांड्स, लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट के अंदर तो मतलब जितने इनके ऊपर आपत्तियां उठती थी उन सबको ऐसे बोल दिया गया कि भाई अब समय नहीं है। तो जैसे गिलोटीन होता है ना बजट के अंदर, वो गिलोटीन किया गया है लास्ट में। तो यस इट इज अग्रीएबल कि बहुत सारी डिमांड्स वर नॉट एडजस्टेड टू दैट, लेकिन वहीं पर ये भी तो कहा गया ना कि इसको अमेंड किया जा सकता है। आप पावरफुल हो जाओ, आप पावर लेकर आ जाओ, आप जनता का उतना रिप्रेजेंटेशन बता दो और आप अमेंडमेंट कर लो। अब अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा वो तोड़ न दे, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ, वहां तो नहीं बोला उन्होंने।